Hello everyone, welcome to the channel. Today I am going to share previous year क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशोलॉजी जो कि आपका ओल्ड कोर्स का पेपर है, फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट। जब आपका ईयरली पैटर्न था, ये पेपर है 2022 का। एंड हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन थे, क्योंकि काफ़ी जो सिलेबस है वो आपका सिमिलर है। तो जो भी आपका सिमिलर सिलेबस इसमें मैच कर रहा है तो उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। तो जो लास्ट पैटर्न था ईयरली सिस्टम में, वो ये था कि 3 सेक्शंस होते थे, जिसमें से कि सेक्शन ए जो था उसमें ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी थे, और जो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता था। अभी जो है वो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, प्लस टाइमिंग भी चेंज हो गई है। पहले हमें 3 आवर्स का पेपर मिलता था, बट अभी हमें 2 आवर्स का पेपर मिलेगा। तो आप लास्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स अगर दे चुके हैं तो वो पेपर पैटर्न ही रहना चाहिए। ऑलरेडी चैनल पे आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 का पेपर मिल जाएगा। ये पेपर है बीए पार्ट 3, यानी कि जो बीए 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे पूछा था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। पैरेटो का सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स यानी कि पैरेटो के अभिजात के संचरण के सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो आप अपने सिलेबस में चेक कर लेंगे, अगर आपके सिलेबस में पैरेटो आ रहे हैं तो आप ये वाला जो थ्योरी है इनका, ये पढ़ सकते हैं एक बार सिलेबस को चेकआउट करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो है वो बेसिकली थ्योरी थी आपके थिंकर कार्ल मार्क्स की। उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म बताया था और एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बताया था। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने हीगल से लिया था, उसके बाद इन्होंने इसको और बताया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, दोनों ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स के। उसके अलावा कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप 3 चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म लास्ट आ चुका है तो हिस्टोरिकल आ सकता है, तो ये आप दोनों कॉन्सेप्ट देख लेंगे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाई इज़ कॉम्टे कंसीडर फादर ऑफ सोशोलॉजी। सो जो हमारे अगस्ट कॉम्ट हैं, आपको पता है कि अगस्ट कॉम्ट हमारे फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, तो उनको क्यों समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, हमें ये बताना होगा। तो बेसिकली आपको भी पता है कि कॉम्ट ने ही सोशोलॉजी का जो एक बेस दिया वो उन्होंने दिया, उन्होंने ही ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही इसको एमर्ज किया था, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। और ये फादर हैं, इन्होंने 1838 में इसको एमर्ज किया था, और इससे पहले इसका नाम इन्होंने सोशल फिज़िक्स रखा था, बट बाद में इन्होंने इसको सोशोलॉजी कर दिया था। ये 2 वर्ड से मिलके बना था, सोशियस लोगस। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद आता कुछ कंडीशंस थी उस समय, क्योंकि ये फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, तो वहाँ पे कुछ फ्रेंच सोसाइटी में कुछ ऐसी कंडीशंस थी जब इन्हें नीड हुई कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो सोसाइटी की स्टडी कर सके, तो इन्होंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट को एमर्ज किया था। तो इनका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए ये फादर ऑफ सोशोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि भारत में समाजशास्त्रीय जो विचार है उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उस पे एक आपको एक शॉर्ट नोट यानी कि एक टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया में बात करें तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था। इंडिया में सोशोलॉजी स्टार्ट हुआ हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, पैट्रिक गिट्स के गाइडेंस में। उसके बाद जीएस घुरिये ने बहुत ज़्यादा काम किया हमारे। अगर हम फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी की बात करते हैं तो जीएस घुरिये आते हैं, उनका पूरा नाम था गोविंद सदाशिव घुरिये। एंड उसके बाद और यूनिवर्सिटीज़ में ये डेवलप हुआ था, वो थोड़ा सा आप इसमें देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले बॉम्बे को बताएंगे, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऐसे मैसूर यूनिवर्सिटी, कुछ
इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आप देख लेंगे यहाँ पे किसके गाइडेंस में कब शुरू हुआ, तो वो चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी शॉर्ट नोट में। फिर आता है पॉजिटिविज़म क्या था। तो पॉजिटिविज़म जो है वो कॉम्ट की बेसिकली थ्योरी थी, तो वो आपको बताना होगा कि पॉजिटिविज़म की थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनेसा। सो रेनेसा जो है ये आपको पता है कि जब हम बात करते हैं एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी की, यूनिट 1 में आप पढ़ते हैं कि सोशोलॉजी का एमरजेंस कब हुआ। तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। पहला तो आपका आता है रेनेसा और दूसरा था इनलाइटनमेंट पीरियड। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण, इनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञानोदय, ये दोनों चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल थे हमारे इमरजेंस सोशोलॉजी में। रेनेसा पीरियड की हम बात करते हैं तो बहुत अप्रॉक्सीमेटली आपका 14 to 15 सेंचुरी का टाइम पीरियड था। तो लोग जो थे उनके अंदर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी, बट जो लोग थे उस टाइम के जो स्कल्पचर मेकर थे, जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे, जो उस टाइम के पेंटर्स थे, वो लोग जो भी अपनी क्रिएटिविटी थी उनकी, उसमें उन चीज़ों को वो रिफ्लेक्ट करने लगे थे। थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग को वो अपनी चीज़ों में, जैसे पेंटर थे तो वो अपनी पेंटिंग्स में उसको दिखाने लगे थे। रेनेसा पीरियड में ये हुआ था। उससे पहले आपको पता है क्योंकि किंग वाला रूल चल रहा था, तो किंग जो कर देते थे वो लोग फॉलो कर रहे थे, वो अपना थोड़ा सा भी माइंड नहीं यूज़ करते थे। बट आफ्टर रेनेसा ये चीज़ें होने लग गई थी। बट जब बात आती है एनलाइटनमेंट की, तो हमने एनलाइटनमेंट में हम लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई थी और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। अगर उनसे कोई चीज़ कही जाती थी ये चीज़ ऐसा करना है, तो वो उसके लिए क्वेश्चन करते थे कि क्यों ऐसा करना है। तो एनलाइटनमेंट वो पीरियड था। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और चीज़ें 2 आपको इमरजेंस में पढ़नी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको उस टाइम पे, क्योंकि ईयरली पैटर्न था, तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो सेक्शन बी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते थे 8 मार्क्स के। सो इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होते थे 8 मार्क्स के। आप ये क्वेश्चंस हैं आपके सेक्शन बी के, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी आपको पढ़ना है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप पढ़ लें। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था आपके सोशोलॉजी के एमरजेंस में। अप्रॉक्सीमेटली 1760 का टाइम पीरियड है इसका। उस टाइम पे हमारे यहाँ क्या हुआ था, सॉरी हमारे यहाँ नहीं, ये आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लैंड रीजन में था। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इंडस्ट्रीज़ लग गई थी और जो भी मतलब मशीन्स होने लग गई थी। पहले क्या था, जो भी प्रोडक्शन था वो डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा था। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो चीज़ें क्या हुआ था, मशीन्स डेवलप हो गई थी, तो उनके थ्रू होने लगा था। और सबसे पहले जो आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो आपका कॉटन और माइनिंग के फील्ड में आया था। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इसका टाइम पीरियड और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिट 1 का पार्ट है, अभी आपके सिलेबस में है ये चीज़ें। नेक्स्ट है आपका डर्कहाइम, भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनकी बेसिकली आपकी ये थ्योरी है, इस क्वेश्चन में तो दिया है आपको डिस्कस डर्कहाइम कंसेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। तो इसमें आपको बेसिकली सोशल सॉलिडारिटी पूछा है। तो अगर सोशल सॉलिडारिटी यानी कि हिंदी में कहते हैं दुर्खेम का सामाजिक सुदृढ़ता का सिद्धांत। तो जो सामाजिक सुदृढ़ता का सिद्धांत है बेसिकली वो होती है, हम हिंदी में कहें तो सुदृढ़ता होती है एकता, ठीक है, एकता होती है, वही होती है सॉलिडारिटी। डर्कहाइम ने 2 टाइप की सॉलिडारिटी बताई है। तो पहली चीज़ तो सॉलिडारिटी आप बता देंगे और फिर आप ये बताएंगे कि डर्कहाइम ने अपनी थ्योरी में 2 टाइप की सॉलिडारिटी बताई है। एक उन्होंने बताई मैकेनिकल सॉलिडारिटी और दूसरा उन्होंने बताया है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये दोनों चीज़ें आप बताएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें पूरा डिटेल में बताना होगा। आप इसमें एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सॉलिडारिटी के 2 टाइप
वो हम ड्रॉ कर देंगे, मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल सॉलिडारिटी को हिंदी में कहते हैं यांत्रिक एकता और ऑर्गेनिक को कहते हैं सावयवी एकता। इन्हीं के बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली जो अगर हम बात करें मैकेनिकल सॉलिडारिटी की तो जो आपकी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, मतलब कि जो आपके पुराने टाइप की जो सोसाइटी थी, ओल्ड सोसाइटीज़, वहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी। इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उस समय होमोजेनिटी होती थी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती थी, और उस समय रिप्रेसिव लॉज थे। और अगर हम आते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में आपका होमोजेनिटी की जगह पे उसका ऑपोजिट हो जाएगा, हेट्रोजेनिटी हो जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस थी, यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारी मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, उसमें रिलीजन और ट्रेडिशन, इन सब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। बट अभी हम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जो कि आपका हमारा मॉडर्न सोसाइटीज़ है, तो मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है, जिसमें कि आपका ट्रेडिशन है, रिलीजन है, इन सब का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है। उसके अलावा लॉज जो है वो रेस्टिट्यूटिव लॉज हो गए हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है इनका सॉलिडारिटी का। आई होप आपको कुछ थोड़ा समझ आया होगा। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसको, सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा डर्कहाइम का दूसरा कॉन्सेप्ट है सुसाइड का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी ये सॉलिडारिटी लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, तो अभी आपसे सुसाइड पूछ ले तो आप सुसाइड थ्योरी भी उनकी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने 4 टाइप के सुसाइड बताए हैं, वो आप पढ़ लेंगे। पहला होता है ईगोइस्टिक सुसाइड, दूसरा एल्ट्रुइस्टिक, तीसरा एनॉमिक, और चौथा होता है फैटलिस्टिक। नेक्स्ट थ्योरी आपसे बोली है कि व्हाट इज स्पेंसर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म का स्पेंसर का कॉन्सेप्ट पूछा है। स्पेंसर का सामाजिक डार्विनिज्म का सिद्धांत, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। तो बेसिकली जो आपके बायोलॉजी के थिंकर हैं, जो आप चार्ल्स डार्विन पढ़ते हैं, उन्होंने बायोलॉजी में जो थ्योरी दी थी, उसी को उन्होंने सोशोलॉजी में दिया है। स्पेंसर ने उन्हीं से लिया है इस थ्योरी को, इसीलिए उसका नाम है डार्विनिज्म की थ्योरी। तो वो थ्योरी है ये थिंकर है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है, आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ सोशोलॉजी। तो जो हमारी सोशोलॉजी है उसकी क्लासिकल ट्रेडिशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछी हैं। बट ये जो पोर्शन है लॉन्ग आंसर का, उसमें आपके पास चॉइस होगी, तो उसमें आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपको बेस्ट आता हो, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आ रहा हो, उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें कि आपसे फिर से 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 8 मार्क्स के करने थे, क्योंकि ये ईयरली है। अभी पैटर्न चेंज होगा, तो बस आपको एक चीज़ देखनी है कि पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है कि कितना टाइम है, किसके हिसाब से करें। शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम दीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम रखिएगा, क्योंकि आपको सोचना भी होता है कि क्या लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा चार्ट और वो ज़रूर से ड्रॉ करिए, तो अच्छे मार्क्स आपको आते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो उनकी काउंटिंग ज़रूर से कर लीजिए। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं नंबर्स में, जैसे ABCD के ऑर्डर में है वो, तो आप उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, बट काउंटिंग में सारे क्वेश्चंस करिए। उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कुछ उससे रिलेटेड आ रहा है, वो भी कुछ आप उसमें लिख दीजिए, एटलीस्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेक्शन सी में पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो लॉन्ग में है इसलिए आपको डिटेल में बताना है। पहले आपको बताना होगा कम्युनिज्म क्या है, और फिर उसके बाद आएगा आप बताओगे कैपिटलिज्म, फिर दोनों के डिफरेंसेस बता दोगे। तो ये है कुछ दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बता के आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होगा इसका। कैपिटलिज्म के बारे में मार्क्स ने बहुत डिटेल में उसकी स्टडी भी की थी। कैपिटलिज्म के बारे में बेबर ने भी एक बुक लिखी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो आप उन दोनों के आइडियाज़ इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट। ये बेसिकली अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है,
बट पहले था तो इसलिए पूछा गया था। तो आपसे पूछा है कि जो भी इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट है उसमें जो एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं वो आपको बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द बीबर कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। सो बीबर की आप देख लेंगे, मैक्स बीबर आपके सिलेबस में है बट उनका शायद आइडियल टाइप का थ्योरी नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेबस में। तो उसके अलावा उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि सोशल एक्शन, जो कि आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। सोशल एक्शन उन्होंने टाइप ऑफ सोशल एक्शन बताया था, उसकी थ्योरी दी थी। 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन है, वो पढ़ लेंगे। प्लस पावर एंड अथॉरिटी का थ्योरी है, तो पावर और अथॉरिटी आप पढ़ लेंगे। अथॉरिटी का भी आपको लेक्चर मिल जाएगा जिसमें उन्होंने 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी बताई हैं, वो पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और थ्योरी है आपके सिलेबस में, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो पढ़ लेंगे। क्योंकि आपको बताया कि दो हमारे, जब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो वहाँ पे क्योंकि बेबर थे वो हमारे वेस्टर्न थिंकर थे, तो वहाँ पे 2 क्रिश्चियनिटी थी और 2 हमारे क्रिश्चियनिटी में रिलीजन्स होते हैं। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वो एक होते हैं हमारे कैथोलिक्स और एक होता है हमारे प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने बेसिकली, उनकी बुक थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उनका ये कहना था कि जो भी प्रोटेस्टेंट लोग थे उनके एथिक्स ऐसे थे जिन्होंने कैपिटलिज्म जो है उसको बढ़ाने, उसकी स्पिरिट को बढ़ाने में हेल्प किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्सचुअल अप्रोच। तो बेसिकली जो घुरिये थे उनका जो अप्रोच था वो टेक्सचुअल अप्रोच था, उसके बारे में बताना है। ये सिलेबस में आपकी अभी BA 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें नहीं है, बट इसमें आपको वही बताना था घुरिये का क्या अप्रोच था। टेक्सचुअल 2 टाइप के अप्रोचेस होते हैं, एक टेक्सचुअल अप्रोच होता है, एक फील्ड अप्रोच होता है। तो घुरिये का जो था उसके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में इसमें बताना था। इसके अलावा अगर हमने पेपर को एनालाइज करने की बात करें कि किस तरह का पेपर पैटर्न है, आपको पेपर पैटर्न ऑलरेडी पता है क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में दे चुके होंगे पेपर। तो पेपर पैटर्न वही रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर है हमारा। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, प्लस आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चैनल पे दिया हुआ है पेपर 1 का, वो आप देख लेंगे। टोटल 8 यूनिट्स हैं और आप कोशिश करिएगा कि जितनी यूनिट्स हैं उनको ऑलमोस्ट आप थोड़ा थोड़ा सा कवर कर लें, क्योंकि सारी यूनिट से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली यूनिट में आपका एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी वाला पार्ट है, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, एनलाइटनमेंट, रेनेसां, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल, वो आप पढ़ लेंगे। अगस्त कॉम्टे का पॉजिटिविज्म पढ़ लेंगे, प्लस उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की एक थ्योरी दी थी, वो पढ़ लेंगे। और हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया हुआ है, उन्होंने साइंस की हायरार्की बताई है, वो पढ़ लेंगे। साइंस की हायरार्की में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो साइंस है वो कौन सी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में उन्होंने बताया था, कौन सबसे सिंपल होती है फिर उसके बाद कौन सी कॉम्प्लेक्स है। तो उसका एक ऑर्डर है, उस पे आपको याद रखना है। सबसे पहले मैथ्स आता है, फिर एस्ट्रोलॉजी आता है, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी और फिर उसके बाद लास्ट में सोशोलॉजी। तो जैसे उनके अकॉर्डिंग जो मैथ्स होती है, तो मैथ्स में रूल होते हैं। तो 2 + 2 4 होता है, सिंपल सा है, आपने किया तो भी वही आएगा, मैंने किया वही आएगा। बट सोशोलॉजी जो है उसका कंसेप्ट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू उसकी डिफ़िकल्ट है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एक हायरार्की बताई है। उसके अलावा डर्कहाइम में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उनका सॉलिडारिटी और सुसाइड पढ़ लेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट सोशल फैक्ट का है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे। नेक्स्ट पैरेटो का मैंने बता दिया आपको, लॉजिकल नॉन लॉजिकल एक्शन की थ्योरी है, रेजिड्यूस और डेरिवेटिव्स हैं, वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा कार्ल मार्क्स में हम डिस्कस कर चुके हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, वो पढ़ लेंगे। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में, जिसमें कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि 2 टाइप की आपकी क्लासेस हैं, एक होते हैं आपके बुर्जुआसीज और एक होते हैं प्रोलेटरिएट, यानी कि बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। तो उन दोनों में जो स्ट्रगल चलता रहता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। एक हैव्स है, एक हैव्स नॉट है, तो वो चीज़ें आपको करनी है, वो पढ़ लेंगे। मैक्स वेबर का बता दिया, सोशल एक्शन, पावर अथॉरिटी। और नेक्स्ट आपकी 2 यूनिट और हैं, यूनिट 7th और 8th, उसमें आपका मीड है और टालकट पार्सन्स है एंड मर्टन है। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि इनका कंसेप्ट को थोड़ा सा रीड आउट कर लें। अगर आपको जो अच्छे से प्रिपेयर हो जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, आप वो अटैम्प्ट कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो टालकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम का थ्योरी है, एक्शन है, पैटर्न वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लें।
आर के मर्टन का मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फंक्शन इन्होंने दो टाइप के बताए हैं, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो पढ़ लीजिए। एंड मीड में सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, एंड सेल्फ एंड मी का कंसेप्ट है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो आई होप ऑलमोस्ट आपका सिलेबस इससे ही कवर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिए। आई होप आपको ये लास्ट ईयर का पेपर से थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। ये पेपर पैटर्न था, बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इसलिए आपको ये शेयर किया है कि लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो मे बी हो सकता है उससे रिपीट हो जाए, तो वो आप पढ़ लेंगे। ये ईयरली पैटर्न है, इस पैटर्न पे नहीं जाना है हमें, क्योंकि ये पैटर्न पुराना है और अभी चेंज हो चुका है। अभी सेमेस्टर सिस्टम आ गया है और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके एग्ज़ाम अभी शुरू ही होने वाले हैं, तो अभी बहुत कम टाइम है। तो आप सिलेबस को अच्छे से ख़त्म कर लीजिए और स्किप नहीं करिए टॉपिक को, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ही देख लीजिए, बट हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा देख के पढ़ लीजिए। सो